फिर एक बार चुनावी परिणामों ने ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र की जीत के बाद ईवीएम को लेकर राष्ट्रीय स्तर से चौक चौराहे तक बहस ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी ईवीएम से चुनाव परिणाम प्रभावित करने के बाद तेज पड़ती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ उपचुनाव में कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी थी। कांग्रेस की ओर से बड़ा बयान पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने देते हुए ईवीएम के रहते चुनाव में भाग नहीं लेने की बात तक कह दी। मतलब कांग्रेस पार्टी आने वाला चुनाव में नहीं लड़ेगी जब तक बैलेट पेपर में नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी अभी सारे गठबंधन पार्टी से लड़े बातें करेंगे और हम आंदोलन करेंगे, चाहे जैसा भी आंदोलन होगा। एआईसीसी ने तय करेगा। कल खड़गे जी का बयान आया है और हम लोग कांग्रेस पार्टी ने मन बना चुका है, बड़ा आंदोलन तो करेंगे। वहीं कवासी लखमा के सुर में सुर मिलाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और शिव डहरिया भी नजर आ रहे हैं। ईवीएम पर कांग्रेस शंका व्यक्त करते हुए बैलेट से चुनाव के समर्थन में है। अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से संविधान दिवस के दिन जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, उससे ये स्पष्ट है कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चुनाव है, वो किसी के गले उतरने वाले रिजल्ट नहीं है। जो आंकड़े शाम को 6 बजे बताया जाता है, दूसरे दिन वो आंकड़े बदल जाते हैं, तीसरे दिन और बदल जाता है, और डिफरेंस थोड़ा बहुत नहीं, मतलब वो लाखों करोड़ों में है। देखिए, जो ईवीएम बनाने वाले लोग हैं वही ईवीएम का उपयोग करते नहीं। जो हमारे विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे देश है, जर्मनी है, ये सब इन मशीनों का उपयोग नहीं करते। और अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो उसमें धांधली की संभावना कम होती है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उसमें इस तरह की कभी शिकायतें आ रही है तो कुछ लोग उस पर आपत्ति भी कर रहे हैं, और होना चाहिए, मांग तो रख रहे हैं कि ईवीएम के बदले बैलेट से चुनाव होना चाहिए। कांग्रेस को अब तक जहां जहां जब जब हार मिली है, तब तब कांग्रेस ने ईवीएम को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। ऐसे में कांग्रेस के इस बचाव वाले स्टैंड पर भाजपा अब चुप नहीं रहना चाहती। भाजपा ने सीधे तौर पर ईवीएम पर सवालों को खारिज किया है और कांग्रेस के स्टैंड को बहानेबाजी बताया है। देखिए, कांग्रेस अपने गिरेबान में झांकने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं पर, ईवीएम पर लगातार ठीकरा फोड़ने का काम करती है। माननीय न्यायालयों ने भी लगातार इस पर टिप्पणियां की है कि जब भी आप चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास, लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम, ये कांग्रेस की आदत बन गई है। फिलहाल लंबे समय बाद ही लेकिन ईवीएम के परिणाम एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। ईवीएम के चुनाव परिणाम पर शंका कांग्रेस के लिए ढाल साबित हो रही है। इसलिए अपनी देश या प्रदेश सब जगह हार को ईवीएम के जरिए छुपाने की कोशिश विपक्षी खेमे में भरपूर हो रही है। कोर्ट के फैसलों के बाद इस संबंध में विपक्ष के पास कोई कानूनी रास्ता बाकी नहीं रह गया है, तो चुनाव नहीं लड़ने की चेतावनी ईवीएम को रोकने का एक बड़ा अस्त्र साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है जिसकी चर्चा देश भर में है और देश भर में कांग्रेस कह रही है कि ईवीएम बेवफा है। जी हां, आम जिंदगी में इस तरीके के जुमले हम तब सुनते हैं जब किसी को धोखा मिलता है और कांग्रेस को लग रहा है कि ईवीएम उसके साथ धोखा कर रही है। क्या ये ईवीएम सही में बेवफा है? क्या इससे धोखा कांग्रेस को मिल रहा है और कांग्रेस अब क्या अगला कदम उठाने जा रही है? इसको लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है और इस बीच कवासी लखमा जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने बयान देकर हलचल मचा दी है कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। क्या कदम कांग्रेस ये उठा सकती है और इस कदम का क्या असर होगा, इसी को आज हम चर्चा करेंगे और जानने का ये भी प्रयास करेंगे कि ईवीएम बेवफा है या नहीं। इससे पहले ये चर्चा शुरू हो, हम मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं।
हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में सारिक रईस खान जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ इस पूरे प्रकरण को तकनीकी लिहाज से हमको समझाने की कोशिश करेंगे साइबर एक्सपर्ट आयुष गुहा हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। तो रिपोर्ट के जरिए हमने बता दिया, बयानों के जरिए समझा दिया, कांग्रेस के संकेत साफ हैं। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान संकेतों में, फिर प्रवक्ताओं का बयान, और अब कवासी लखमा कह रहे हैं ताल ठोककर कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे अगर ईवीएम रहा तो। ऐसे में होगा क्या? बड़ा दबाव बनता दिख रहा है देश भर में ईवीएम को लेकर। क्या करने जा रही है कांग्रेस? पहले सारिक रईस खान जी से समझ लेते हैं। सारिक जी, परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया महाराष्ट्र का, लेकिन झारखंड में आप लोग जीत गए, कुछ उपचुनाव आप लोग हार गए, लेकिन इन सब कारणों से सीधे ईवीएम को पर ठीकरा फोड़ देना, उसे कटघरे में खड़ा कर देना, क्या ये उचित है? देखिए मोहन जी, सबसे पहली बात ये है कि कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, हमेशा से ही लोकतांत्रिक और संवैधानिक मर्यादाओं का उन्होंने पूरा सम्मान किया है, उसका पूरा परिपालन किया है। और रही बात ईवीएम की, तो ईवीएम की बात ये अभी नहीं है, इससे पहले भी समय समय पे बहुत सालों से, और खासकर जब से विगत 10-12 सालों में बहुत सी कांग्रेस पार्टी नहीं और भी बहुत सी विपक्षी पार्टियां रहे, चाहे सामाजिक संस्थाएं रहे, उन्होंने ईवीएम की निष्पक्षता पे कहीं ना कहीं उंगली उठाई है, प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो ये केवल कांग्रेस की बात नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसी कुछ बातें हुई है जहां पे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सवाल उठाया है, कवासी लखमा जी ने सवाल उठाया है, या अन्य जो भी राजनेता है उन्होंने सवाल उठाया है। तो ये कहीं ना कहीं ईवीएम पे जो जिस तरह से इन कुछ सालों में संवैधानिक संस्थाओं का खुलकर दुरुपयोग हुआ अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, सत्ता में आने के लिए येन केन प्रकार साम दाम दंड भेद की नीति जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना रही है राज्यों के में चाहे केंद्र में हो, तो उस पर ईवीएम की विश्वसनीयता पर ये जो संदेह हुआ है, तो उसके लिए ही हमारे कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के दलों ने मांग की है कि भाई, जब देखिए एक बहुत बड़ा आज एक वोट बैंक है और जनता का जो समर्थन है, कांग्रेस पार्टी सहित जो विपक्ष के दल है उनको भी आप वोट ऑफ परसेंटेज देखेंगे, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यों के उसमें, तो जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग भी आज विपक्ष के साथ में। ऐसा तो कि नहीं कि पूरी 100 के 100% जनता भारत की, हिंदुस्तान की या पूरे अन्य जितने राज्य हैं उनकी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो जब उनके जनप्रतिनिधि द्वारा उनका प्रतिनिधित्व करने वाला, उनके वोटों से जीतने वाले लोगों द्वारा जो इस तरह की बातें उठाई रही, तो भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ चुनाव बैलेट से कराकर देखना चाहिए, जैसे पहले होते रहे, तो उससे खुद लोगों के मन से भी संदेह हटेगा। और जो एक ये बात उठ रही है लगातार, वो बातें भी एक यथार्थ पे सामने आएगी कि क्या स्थिति रहती है। लेकिन क्या कदम उठाएगी ऐसे में कांग्रेस? बयान तो काफी आ रहे हैं, पर कदम उठा सकती है क्या, बड़ा कदम जिसके संकेत दिए जा निश्चित रहे हैं? रूप से जो हमारे शीर्ष नेता हैं, चूंकि एक हमारे पूरे भारतवर्ष में इंडिया गठबंधन है, तो इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं से बैठकर जो हमारा शीर्ष नेतृत्व बात करेगा, तो इसके खिलाफ एक आंदोलन करना है, जन जागरण करना है, लोगों में एक अवेयरनेस जगानी है। ये किस तरह की बातें, इसमें देखिए सबसे बात केवल राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं है, ये लोगों के वोट है, लोगों का है लोकतंत्र को बचाए रखने की जवाबदारी राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ सर्वप्रथम जो उस लोकतंत्र के महायज्ञ में या इन चुनावों में जो हिस्सा बनते हैं, जो हमारे जनता है, ये इनकी भी जवाबदारी है। तो निश्चित रूप से इन सब बातों को लेकर उनकी मनोभावनाओं के हिसाब से ही कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जन भावनाओं के हिसाब से ही कांग्रेस पार्टी ने हमेशा काम किया, चाहे राजनीतिक कदम रहे चाहे सामाजिक कदम रहे, जो जनता का निर्णय रहा है, जो आम लोगों के मंशा रही है, जो इस देश के दलित पिछड़े वर्गों की एक अंतिम व्यक्ति की जो मनोभावना रही, उस हिसाब से ही कांग्रेस पार्टी ने काम किया। और आगे भी हम जो ईवीएम को लेकर जो बात उठ रही है, जो संदेह हो रहा है, जो उसकी निष्पक्षता पे सवाल उठ रही है, तो उस पे भी हम जो आगे की रणनीति हमारे शीर्ष नेता समूचे विपक्षी गठबंधन के साथ बात करके तय करेंगे। चलिए, ये तो रहा कांग्रेस का पक्ष, और कांग्रेस की बातों से साफ है कि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात को लेकर पूरी आशंका है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। वो अपनी जो हार हुई है शायद उसे अभी स्वीकारने को तैयार नहीं, और इसीलिए ये जो तर्क रखे गए हैं उसका जब तक जवाब नहीं मिल जाता तब तक तो ईवीएम पर भरोसा विपक्ष को नहीं होगा। बीजेपी की ओर रुख कर लेते हैं। निशिकांत जी, आप लोग जीतते हैं, हर बार ये सवाल उठता है कि ईवीएम को आप लोग सेट कर लेते हैं, ऐसा कौन सा फार्मूला आ गया जो आप ही लोगों के पास है? ये विपक्षियों को भी बता दीजिए, कुछ चुनाव ये भी जीत जाएंगे। मोहन जी, आपको, रईस खान जी को, आयुष जी को संध्या जवाब। देखिए, एक कहावत है, मन मेला और तन को धोए।
तो वो कहावत में कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल फिट बैठती है। या अगर हम कहें कि अंगूर खट्टे हैं तो वो भी एक कहावत फिट होती है। या अपनों गैरों पे करम अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुर्म ना कर, ये भी फिट बैठती है। विषय क्या है, चलिए मैं ईवीएम पे बाद में आता हूं, पहले कांग्रेस के विषय पे आता हूं। कांग्रेस पार्टी को आप समझिए क्या करना चाहती कांग्रेस। बैलेट पे आ जाते हैं। बैलेट से जब चुनाव होते थे तब कांग्रेस पार्टी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कई ऐसे राज्य हैं जहां से 3.5-4 दशक से बाहर है बैलेट से चुनाव में। लगभग 3-3.5 दशक से बैलेट से ही चुनाव हो रहे थे। कांग्रेस पार्टी केंद्र के चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार कब आखिरी बार पाई थी, अगर रईस खान जी से पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे। विषय ये नहीं है। देखिए, जो अविश्वास कांग्रेस पार्टी के मन के अंदर घर कर गया है वो ऐसे नहीं आए हैं। देखिए, लगातार जनता ने इनको नकारना शुरू किया और बैलेट आने के अपना ईवीएम आने के पहले बैलेट से ही कांग्रेस पार्टी को जनता लगातार नकारते आज ऐसी स्थिति में कर दी है कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी आज 1 या 2 राज्य की पार्टी बन के रह गई। अगर बैसाखी ना मिले तो कांग्रेस पार्टी तीसरे राज्य में कंधे पे बैठ नहीं पाएगी। अब आते हैं ईवीएम पे। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का हम सम्मान करते हैं और फलना। विषय क्या है, अगर झारखंड में चुनाव होता है कांग्रेस पार्टी जीत जाती है और महाराष्ट्र में चुनाव होता है कांग्रेस पार्टी हार जाती है, या छत्तीसगढ़ में 2019 में लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है तो ये लोकतंत्र का जीत है। ऐसे विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे भूपेश दाऊ मोहन जी, अगर आपको याद होगा कि प्रदेश की जनता ने भाजपा को नकार दिया, अनैतिक सरकार को उखाड़ के फेंक दिया, सारे वायदे झूठे थे। विषय ये है, ईवीएम पे जब आप चर्चा करते हैं और अभी जब कवासी लखमा ये बात कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो मैं उस बात पे तब भरोसा करूंगा कि कांग्रेस पार्टी का एक एक सांसद और विधायक और पार्षद जो ईवीएम से चुन के आया हो इस्तीफा दे। जिस ईवीएम से चुन के आया हो उसी से इस्तीफा दे, उसके बाद इसकी लड़ाई लड़ो तो समझ में आता है। दूसरा, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि हाँ, विपक्ष के पास भी बहुत बड़ी जनता का जनादेश है, भले विपक्ष में, तो वो तो उसी ईवीएम से हुआ है, तो उसको कैसे स्वीकार कर ले रहे हो आप। एक तरफ जो विपक्ष को जनता ने जनादेश दिया वो तो उसकी स्वीकृति रईस खान जी यहाँ टीवी में बैठ के दे रहे हैं, लेकिन वही जनादेश भाजपा को मिला या भाजपा गठबंधन को मिला तो उससे आप इनकार करते हैं। तीसरी चीज, लोकसभा में 240 पे कांग्रेस भाजपा रुक गई और एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन भाजपा 240 पे रुक गई और कांग्रेस 99 पे आई। लोकतंत्र की जीत है, भाजपा को देश की जनता ने नकार दिया, ये लोकतंत्र की जीत है, विपक्ष की जीत है, एनडीए गठबंधन की जीत है। मीन्स आप इसको कैसे एलोबरेट करना चाहते हो मुझे समझ नहीं आ रहा। चुनाव आयोग ने आपको बुलाया, 2 दिन का समय दिया, एक व्यक्ति नहीं किया। आपने वीवीपैट की मांग की, चुनाव आयोग ने उसको एड ऑन किया, उसकी गिनती होती है। आप मतलब जनता को कितना दिग्भ्रमित करना चाहते हो। पहले आपको अपने खोए हुए विश्वास को, मतलब रईस खान जी आपको ये बात को समझना होगा कि देश की जनता और प्रदेश की जनता ने आपके नेतृत्व को लगातार नकार दिया है। अब आप उसी खूंटे से बंद के रहना चाहते हैं। अगर आप एक ही खूंटे से बंद करना चाहते हो तो ये आपकी मंशा है और आपकी इच्छा है, लेकिन देश की जनता लगातार नकार रही है। दूसरा, 2004 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी तो उनके गठबंधन को बहुमत मिला था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये सब बातें हो चुकी है। पांडे जी, हम ये जानना चाह रहे हैं, अब ये चुनाव में ही भाग नहीं लेंगे, ऐसे में आप लोग इस बड़े कदम का क्या जवाब है आप लोग के पास? आप ये तो चुनाव ही पूरा खत्म हो जाएगा, ऐसे में विपक्ष नहीं रहेगा। मोहन जी, आप समझिए, तो कांग्रेस पार्टी करे तो क्या करे, मतलब अपना सम्मान भी तो कांग्रेस पार्टी को बचा रहा है। लगातार हार से राहुल गांधी का पूरा फिगर खराब हो रहा है। अब कैसे करेंगे? मान लो जनता तो विश्वास दे नहीं रही है, मान लो चुनाव में भाग नहीं लिया, ऐसे में चुनाव नहीं हो पाएंगे। 10 सेकंड, जैसे मैंने पढ़ाई की नहीं है तो एग्जाम में बैठ के फेल हो जाऊं, उससे बढ़िया कि एग्जाम में बैठू ही नहीं। ये ज्यादा बेटर ऑप्शन लगता नहीं को, क्या कि एग्जाम में फेल होंगे तो पेपर में छपेगा ना कि फलाना आदमी फेल हो गया, लेकिन एग्जाम में बैठे ही नहीं तो पास और फेल का मतलब ही नहीं है। चलिए सारिक जी, ये कदम क्या डर बताता है? क्या कांग्रेस का पूछ लेते हैं, कांग्रेस का डर है क्या ये? निश्चित रूप से अब आदरणीय भाई पांडे जी के पन की शंका को मैं दूर कर दूंगा। किसी की तरह का कोई डर, कोई भय नहीं है। मैंने फिर एक बार दोहरा रहा हूं कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक मर्यादाओं का हमेशा उच्च स्थान पर रखकर सम्मान किया। और दूसरी बात, एग्जाम की बात की तो एग्जाम में इन्होंने मेहनत की बात की, तो एग्जाम का एक दूसरा तरीका यह होता है या तो पेपर लीक करा लो या नकल मार लो। तो भारतीय जनता पार्टी उसी पैटर्न पर चल रही। और दूसरी बात, आदरणीय पांडे जी ने अपने वक्तव्य में कहा था
कि पूर्ण बहुमत की सरकार, तो उनको मैं बताऊं कि 84 की तो बात अलग है, 1991 में भी आदरणीय नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में सिंगल पूर्ण बहुमत कांग्रेस पार्टी ने लाया, बल्कि भारतीय उसके बाद से गठबंधन सरकारों का दौर 98 से आया। भारतीय जनता पार्टी ने भी 2014 में जो लाया था सरकार, वो भी एक गठबंधन, एनडीए गठबंधन अभी भी आया है। तो कोई भारतीय जनता पार्टी का अकेले पार्टी का कोई उन्होंने 280 सीटें नहीं जीती है। आज भी वो बैसाखी पे है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के, कहीं ना कहीं उनके सहारे पे टिकी हुई। तो इस तरह की खैर बातें सत्ता के दौंब में, अहंकार में जो जिस तरह की अभी जीते मिली है। और रही बात ईवीएम की, ईवीएम का कोई ऐसे कोई हवा हवाई या हार से बचने का कोई ठीकरा नहीं, कहीं ना कहीं ऐसी बातें हुई है। आप हरियाणा चुनाव में देख लेंगे कि हरियाणा चुनाव में जो हुआ, कई जगहों में ऐसी शिकायत आई कि 8-8, 10-10, 12-12 घंटे वोटिंग के बाद में भी 99% ईवीएम चार्ज रही, उसके बावजूद कई ऐसी जगहों पे शिकायत हुई। और रही बात ये वीवीपैट की, इन्होंने कहा कि गिनती होती, तो वीवीपैट किसी एक वीवीपैट की गिनती होती है आपत्ति लगाए जाने पे, बता दूं तो इतने सारे जो एक विधानसभा में 200 से 300 वीवीपैट रहते हैं, उसमें से किसी एक वीवीपैट की गिनती को मिलान करके आप पूरे निष्कर्ष को एकदम सही साबित करते, तो ऐसा तो है नहीं। और देखिए एक और छोटा सा मैं उदाहरण बताना चाहूंगा, आदरणीय पांडे जी को भी बताना चाहूंगा, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो यहाँ सम्मानित जल्दी हमारे बैठे हैं। नांदेड़ लोकसभा अभी महाराष्ट्र में था, नांदेड़ लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी, वहां पे उपचुनाव था, वो जीती, और वहां की 6 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला था। तो लगभग उसकी 6 की 6 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीती, और कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के वोटों में लगभग 1.5 लाख वोटों का अंतर था। तो ऐसा हो सकता है कि जहां पर एक लोकसभा की मशीन रखी है और एक विधानसभा चुनाव की लगी है, तो 1.5 लाख लोगों अपने मत का अंतर या उनकी विचारधारा में या उसमें अंतर आ जाए। जबकि हमारा भी कैंडिडेट जो लोकसभा का था, कोई नया था, कोई बहुत मंजा हुआ राजनेता या 20 साल 30 साल पुराना जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं था। तो इन सब बातों पे ही लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात आप दोनों के पास आएंगे, ये बहस तो लंबी चलती रहेगी। आयुष जी से समझने की कोशिश करते हैं। आयुष जी, आखिर ये संभव है क्या? ये बड़ा सवाल है। कोशिश कई बार हुई, कोई साबित नहीं कर पाया। ये जरूरी नहीं कि जो चीज साबित नहीं हो पाई वो गलत ही हो सकता है कि सच अभी सामने नहीं आया हो। कितना ये इस दावे में दम है कि ईवीएम हैक होती है? ईवीएम की बात करें तो ईवीएम को हैक करना पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल तब हो पाएगा जब आपके पास उसका फिजिकल एक्सेस है। अगर आप मशीन का फिजिकल एक्सेस ले सकते हैं, कोई भी हैकर या डेवलपर अगर उसको उस मशीन का आर्किटेक्चर मिलता है, फिजिकल एक्सेस मिलता है, अगर वो कोड लेवल पे अगर कुछ करना चाहे, तभी इस चीज को हैक किया जा सकता है। अदरवाइज इसको हैक करना बहुत मुश्किल है किसी भी तरीके से। दूर से क्या किया जा सकता है? एक कमरे में बैठ के दूर से कुछ किलोमीटर, कुछ मीटर दूर से? बेसिकली क्योंकि सारी मशीन्स किसी न किसी फ्रिक्वेंसी पे काम करती हैं। अगर कोई ऐसी फ्रिक्वेंसी हो जो कि अभी तक सारे उसमें बोला जाता है कि ईवीएम किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, बट इफ इन केस अगर मशीन से कोई ऐसे सिग्नल एमिट होते हैं या कोई ऐसी फ्रिक्वेंसी स्पेसिफिक पे काम करती है और उस बैंडविड्थ पे अगर काम किया जाए, तो टैंपरिंग करना पूरी तरह से पॉसिबल है। और साथ ही साथ में एक और चीज भी है कि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है हर बार इलेक्शन के बाद कि ईवीएम में इश्यूज हैं या जो भी चीजें हैं, तो इन चीजों के लिए अब गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि रैंडम जो एक मशीन होती है उसकी फॉरेंसिक किया जाए, उसकी साइबर फॉरेंसिक किया जाए कि उससे पता लगे कि इसमें टैंपरिंग की गई है या नहीं की गई है। इसके कोड लेवल पे जांच की जाए, कितने इसमें लाइक कब बंद हुई, कब चालू हुई, जिसके नॉर्मल लॉग्स मिलते हैं उन लॉग्स को चेक किया जाए कि कितने परसेंटेज कितने घंटे यूज करने पे कंजम्पशन होता है, और उसके अकॉर्डिंग एक एनालाइज करके एक पूरी ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाए। और उस रिपोर्ट्स को दोनों पार्टी के साथ में या जितने भी पार्टी के लोग इलेक्शन में आते हैं उनके साथ शेयर किया जाए। और बिना एक्सपर्ट्स के इन चीज़ों को कर पाना मुश्किल है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अब पॉसिबल ये होना चाहिए कि पार्टीज अपने साथ में एक्सपर्ट्स को पहले लेके जाएं और उन एक्सपर्ट्स की मॉनिटरिंग के बीच में इन चीज़ों को चेक किया जाए, तभी ये चीज़ें पॉसिबल है। और एकदम से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम ये बोलते हैं कि पूरी तरह से सिक्योर है, तो ये बोलना भी गलत है। कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनके थ्रू संभावना है कि जीत हार को प्रभावित किया जा सकता है। एक विधानसभा में करीब 250 बूथ हैं, तो 250 मशीन तो ऐसे ही हो गई। क्या सब मशीन को किया जा सकता है? क्या इतने मास लेवल पे कर पाना मुश्किल है। आप 1, 2, 4 की बात कर सकते हैं कि आप 2, 4 में आपने कुछ टैंपरिंग कर ली या कर ली। इतने मास लेवल पे कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इससे पूरे के पूरे जो रिजल्ट होते हैं वो प्रभावित होंगे, क्योंकि सारी मशीन्स में सेम कोडिंग होती है, सेम मशीन्स की आईसी और बाकी चीजें लगी होती हैं। अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सब में एक जैसे हैं, या जो हम बोलते हैं फर्मवेयर में, तो जो फर्मवेयर में अपडेटेड है, जिसमें हमने कोई स्पेसिफिक कोड या मैलिशियस कोड इंजेक्ट कर दिया है, उसी के थ्रू उन्हीं में केवल मशीनों को हैक करना पॉसिबल है। सारियों को कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलिए, काफी कठिन काम है और इसीलिए अभी तक ये साबित नहीं हो पाया कि इसको हैकिंग भी की जा सकती है। पर शंका
बनी हुई है। पांडे जी, अब मांग हो ही रही है, विपक्ष भी कह रहा है, तो बैलेट में करने से क्या आपत्ति है आपको, बताइए। बैलेट से चुनाव करा के कुछ बता दीजिए, साबित कर दीजिए आप लोग। मोहन जी, भारत जो है चांद के दक्षिण पोल पे पहुंच रहा है और कांग्रेस पार्टी कहती है कीपैड फोन चलाना है। तो कांग्रेस पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है, लेकिन जो रईस खान जी ने कहा कि 91 में पूर्ण बहुमत था, उसके बाद 2004, क्यों नहीं जनता को, मतलब जनता को ये बताने की आवश्यकता है कि बैलेट से जब चुनाव होते थे तब भी लगातार कांग्रेस पार्टी सिर्फ देश से नहीं राज्यों से भी लगातार निपटती है। वैसी निपटी कई ऐसे राज्य हैं जो जहां 40-45 साल से कांग्रेस की सत्ता नहीं है। विषय ये नहीं है, लेकिन नाच नाने आंगन टेढ़ा वाला मामला है। अभी क्या है कि आपको मतलब बताना है कि हमारा बच्चा जो है पढ़ाई तो बहुत अच्छा करता है, बस एग्जाम का फियर है, इसलिए वो एग्जाम में बैठ नहीं पा रहा। आप कैसे उसको कैसे कवर अप करना चाहते हैं? राहुल गांधी का आप देखिए पिछले 15 साल या 12 साल का रिकॉर्ड को, तो लगातार चुनाव दर चुनाव हारना, और वो भी राजकुमार का। आप कोई छोटा मोटा बात नहीं कर रहे, राजकुमार का चुनाव हारना, उसके नेतृत्व में हारना, उसके बाद आप उसको कवर अप करना है तो कैसे करेंगे? आपको तो यही बोलना पड़ेगा कि अंगूर ही खट्टा है, हमारे दांत ठीक है। विषय ये है कि अविश्वास, फिर से मैं बोल रहा हूं कि देश की जनता पे नहीं है, लोकतंत्र पे नहीं है, संवैधानिक संस्था पे नहीं है, मीडिया पे नहीं है, लेकिन विश्वास कहां है मोहन जी? अगर हिंडनबर्ग वहां से एक व्हाट्सएप कर दे राहुल गांधी, वो पूरा लोकतांत्रिक है और विश्वास है। क्योंकि ब्रिटिश ने ही कांग्रेस की स्थापना की। अगर वो कह दे कि चांद दिन में निकलेगा, सूरज रात में निकलेगा, ये स्वीकार है, लेकिन बाकी सारी चीजें। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ईवीएम हैक होता है, तो जब चुनाव आयोग बुलाता है, आप किसी भी एक्सपर्ट को लेके जाओ, किसी भी, क्यों नहीं जाते आप? उस समय तो नहीं जाते। अच्छा, दूसरा, अगर ईवीएम हैक हो रहा है तो हिमाचल, कर्नाटक, बंगाल, दिल्ली, आंध्र, तेलंगाना कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल? मैं समझना चाहता हूं। या ईवीएम हैक हो रहा है तो भाजपा अपने आप को 240 पे कैसे रोक लेगी? अगर ईवीएम ठोस आधार बताइए सारिक जी, ठोस आधार सुनना चाह रहे हैं लोग कि अभी जम्मू कश्मीर के चुनाव आप लोग जीते हैं, अभी झारखंड के चुनाव में जीत गए। हाउ इट इज पॉसिबल? थोड़ा सा तो लॉजिकल हो, लेकिन एक विषय होता है कि एक कांग्रेसी होना और लॉजिकल होना दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है। ये ना लॉजिकल है, हमारे साइबर एक्सपर्ट महोदय भी बैठे हैं आपके साथ पैनल में, उन्होंने भी अपनी चर्चा में निष्पक्षता से स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं पे हैकिंग हो सकती है। तो हम यही संभावना पे, उन्होंने बिल्कुल बोला है इस बात को, तो इसी चीज पे हमने बोला देखिए आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जिस तरह से मैंने अपने वक्तव्य के शुरू में कहा था कि लोकतांत्रिक और जो संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से अपने राजनीतिक फायदे के लिए, चुनावी फायदे के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ये आएगा तो उसी संस्थाओं के दायरे में ही आएगा। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की आपत्ति इसी बात पे है। जैसे हमारे साइबर एक्सपर्ट साहब ने भी सलाह दी कि हम सब रेंडमली सबकी दोनों पार्टियों की सहमति से उस पर एक जांच कराए, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चीज से जाती है। और देखिए चुनाव आयोग का दरवाजा कई बार खटखटाया, और रही बात कांग्रेस पार्टी को जो भी नियम कायदे हैं, जो भी संवैधानिक जो आपत्तियां दर्ज कराना है या किसी भी तरह की, तो उसके लिए हमें किसी का कोई नहीं, सब चीजों कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष की सबसे पुरानी पार्टी है और बहुत से चुनावी उसमें समर में उतरी है। तो लगातार हमने कहीं ना कहीं इस बात की आशंका जारी की है, और केवल हमने ही नहीं, कोई निष्पक्ष संस्थाओं ने भी जारी की है। लेकिन विडंबना और दुख ये है कि आज जिस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी के राज में आज विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, उनकी बातों को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जनता के बीच में जा नहीं पा रही, तो ये बात इसी बात की है। तो अब हमारी आपत्ति इसी बात को लेकर, और शीघ्र ही हम सब पूरे गठबंधन जमीनी जो इस पर बात करेंगे। फीडबैक जो इनको मिल रहा है, कुछ बूथों को ये माना जाता है कि कांग्रेस को वोट मिलेंगे, पर वहां देखते हैं कि वोट नहीं मिलता, इसलिए ये इस तरीके की बातें उठ रही है। मोहन जी, मैं तो बड़ा वाजिब प्रश्न उठा रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी अभी हैं 91 या उससे पहले आप क्यों चुनाव हार देते? मेरा कंसर्न अभी नहीं है कि अभी कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है। चुनाव तो कांग्रेस पार्टी 65 से हारी है, इंदिरा गांधी स्वयं चुनाव हारी। मैं बोल रहा हूँ कि उस समय क्यों हार? भारतीय जनता पार्टी 2 सीट लाई थी 1984 में। एक मिनट दादा, मेरी बात समझिए आप। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया
आपको चुनाव आयोग ने कह दिया। आप लगातार चुनाव जीत भी रहे ठीक है। कई राज्यों में और शानदार मैंडेट से, मतलब 67-68 अगर भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में मिल जाए तो ये लोग यहाँ नागिन डांस करने लगेंगे रोड पे। आप सोचिए मोहन जी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर जो मैंडेट इनको 2019 में मिला था कांग्रेस पार्टी को, अगर वो 2024 में 23 को मिलता भारतीय जनता पार्टी को, तो ये लोग लोट लोट के नागिन डांस कर रहे होते कांग्रेस पार्टी की। ईवीएम खराब, ईवीएम खराब। बात यह है कि प्रदेश की जनता के साथ जो आपने धोखा किया था, वादा खिलाफी की थी, उसका परिणाम प्रदेश की जनता ने दिया। चलिए। जनादेश का अपमान EVM लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही EVM है पर केंद्रित रहते हैं। बिल्कुल करना है तो कौन समझेगा इस बात। ठीक है, आयुष जी के पास आते हैं। आयुष जी, क्या किया जाए कि इनकी शंका का भी समाधान हो जाए और हम तकनीकी रूप से पिछड़े ना लगे, क्योंकि हमारा देश बड़ा है, जनसंख्या बड़ी है, वोटिंग की गिनती में समय लग जाएगा, परिणाम आने में समय लग जाएगा। तकनीकी रूप से भी बेहतर रहें और शंका का भी समाधान हो जाए, क्या रास्ता हो सकता है? जी हाँ, बेसिकली इसके लिए टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जहाँ हमारी ईवीएम की टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको थोड़ा और अपग्रेड करने की ज़रूरत है और इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। जब तक सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं होगी दोनों पार्टीज़ को, या जो भी पार्टीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको इस बारे में टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा या उनको नहीं बताया जाएगा कि ये कैसे वर्क करती है, क्या करती है। मैं वर्किंग के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैनुअल आता है इलेक्शन कमीशन का कि उसमें बताया था हाँ ये बटन दबाने से ये होगा वो होगा। तकनीकी इन्फॉर्मेशन जो उसके पीछे की बैकग्राउंड वाली चीज़ें, जब तक उनको नहीं बताया जाएगा कि ये फीचर को बढ़ाया जाए, सिक्योरिटीज पे हमको ज़्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत है। और अगर पॉसिबल हो सकता है तो हमें जो इलेक्शन के रिजल्ट जो लेट आते हैं, काउंटिंग और वो चीज़ें हैं, इनको भी थोड़ा सा क्विक करने की जरूरत है कि समराइज करके अगर पॉसिबल हो, जैसे बहुत सारे इलेक्शंस में सेम डे पे इलेक्शन की काउंटिंग हो जाती है और वो चीज़ें हो जाती हैं, तो अगर वैसा कुछ भी पॉसिबल हो पाता है कि उनको कंक्लूड किया जाए, जिस दिन वोटिंग हुई उसके 2 दिन या 1 दिन में जल्दी से कर लिया जाए सारी चीज़ों को, क्योंकि टेक्नोलॉजी ये बैटरी वाली बात आती है बार बार कि 99% बैटरी रही है, क्या ऐसा है, होता है क्या? जी हाँ, कोई भी डिवाइस अगर आपका कनेक्टेड होता है, अगर वो चालू कंडीशन में है तो वो बैटरी का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज को वो कम करता है। वहीं पे अगर हमारी कोई भी डिवाइस बंद होता है, या एक मैं मोबाइल का उदाहरण लूँ, अगर मोबाइल हमारा स्विच ऑफ की कंडीशन में होता है तब भी उसकी बैटरी कुछ ना कुछ परसेंटेज कम होती है। सिमिलरली जब वो चालू होता है तब उसके कंपैरिजन में वो थोड़ी ज़्यादा खर्च होती है। तो जो मैं एक फॉरेंसिक ऑडिट की बात कर रहा था, अगर हम मशीनों का फॉरेंसिक ऑडिट करते हैं तो हमें पता लग जाए कि कंजम्पशन रेट क्या था, लॉक्स कब थे, कब मशीन को चालू किया गया, कब बंद किया गया, और इसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन किए हैं बंद करने के बाद दोबारा चालू करके, इन बिटवीन जो हमेशा बात कही जाती है कि ट्रांसपोर्टेशन के बीच में हो सकता है कि कुछ मशीन के साथ में टैंपरिंग की गई है। हाँ, तो उस समय को देखने के लिए वो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू सारी चीज़ें जांच की जा सकती है। तो ये बेसिकली बोला जाए तो एक जांच का विषय है जिसमें एक्सपर्ट्स की मदद लेके सारी चीज़ों पर ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है। ठीक है, चलिए, कुल मिलाकर सुरक्षा बढ़ानी होगी। जल्दी से एक टिप्पणी करना चाहते हैं पांडे जी, जल्दी बोल दीजिए, नहीं तो बेवफा साबित हो जाएगी ईवीएम। पर तो ये समझना चाह रहा हूँ कि ये ईवीएम जब अगर हैक की बात करते हैं कि हैक होगा तो वोटिंग के बाद होगा, मतदान के बाद ही होगा। मतदान के पहले तो ईवीएम हैक नहीं हो सकता, अगर मैं समझ पाऊं तो। बिल्कुल। मतदान के बाद जो इनके एजेंट होते हैं, हमारे एजेंट होते हैं, वहां अधिकारी, मतलब आप इतने लोगों को, मैंने हर बूथ पे इतने अधिकारी को व्यक्तिगत जाके आप अप्रोच करके उसको मैनेज करोगे, मीन्स मुझे तो लॉजिकल नहीं लगता। अब कांग्रेस पार्टी इसी राह पे चलना चाहती तो मेरा एक निवेदन है कि सारे विधायक, सारे सांसद और सारे पार्षद इस्तीफा दे, उसके बाद जनता भरोसा करेगी आप यहाँ पे भी ईमानदारी से कार्य करने को तैयार। चलिए, ये सारी चीजें भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन कांग्रेस बड़ा कदम उठा सकती है। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद पता चलेगा कि ईवीएम को लेकर कांग्रेस का रुख क्या है, लेकिन नेताओं के बयान ने सबको चौंका दिया है कि कांग्रेस आने वाले चुनाव में शायद नहीं लड़ सकती अगर ईवीएम रही तो। फिलहाल इस चर्चा को आज हम यहीं खत्म करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र पर विश्वास बना रहे, ईवीएम पर विश्वास बना रहे और समय कुछ ऐसा परिवर्तित हो, सुरक्षा के ऐसे पैमाने तय हो जिससे कि ईवीएम पर कांग्रेस को भी विश्वास हो। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ निशिकांत पांडे जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। आयुष गुहा जी ने समय दिया, बहुत धन्यवाद। और सारिक रईस खान हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।